नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका सीक्रेट क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस मना रहे हो आप सब, और इसलिए सबसे पहले मैं इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, इसका मतलब आज संविधान का दिन है, इसलिए आज की क्लास भी संविधान आधारित होगी। प्यारे साथियों, हमने संविधान से संबंधित एक क्लास पहले दी है। उसमें हमने बताया कि जब ये औपनिवेशिक काल था, यानी कि ब्रिटिश जो रूल था, अंग्रेजी शासन था, उसको दो भागों में बांट करके देखा। और वो दो भाग कौन से थे कि एक तो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, और दूसरा था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत भारत। हमने पहले जो वीडियो था, पहली जो क्लास थी, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। और आज हम उसका दूसरा पार्ट, जो कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान की विकास यात्रा का दूसरा पार्ट, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। ब्रिटिश क्राउन यानी कि अंग्रेजी सरकार, उसके अधीन कब तक? 1858 से लेकर 1947। जो कि 1857 में क्रांति हुई। क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत की शासन व्यवस्था को नहीं संभाल सकती, इसलिए उन्होंने 1858 में जो भारत का जो शासन व्यवस्था थी वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ले ली। तो 1858 से लेकर के 1947 तक का जो शासन काल है, जो काल है, वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा भारत, वो काल है। जैसे ही ब्रिटिश क्राउन का शासनकाल स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो वो भी कुछ अधिनियम पारित करते हैं शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और वो अधिनियम क्या क्या है, वो अधिनियम पढ़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने पहला जो अधिनियम पारित किया वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश क्राउन ने जो अधिनियम पारित किए थे, उनमें एक तो ये 58 वाला याद रखना है, उसके बाद 9 वाला यानी 1909 का, उसके बाद 1919 का, और उसके बाद 1935 का अधिनियम, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव है या फिर अन्य जो गतिविधियां रही उनके बारे में पढ़ना का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। इनके 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858। इसको हम इलाहाबाद घोषणा कह सकते हैं। इसको इलाहाबाद घोषणा कहा गया, क्यों? इससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, ये कब आया। तो इस पर हस्ताक्षर किए थे वो 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया, यानी कि ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने इस भारत सरकार अधिनियम 1858 पर हस्ताक्षर करके पारित कर दिया 2 अगस्त 1858 को। जैसे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, ये अधिनियम पारित। इस अधिनियम को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, तो भारत में आकर के इसकी घोषणा की गई। और वो घोषणा कब की? वो 1 नवंबर 1858 को की थी। यानी कि यहां से 2 क्वेश्चन ध्यान रखना। भारत सरकार अधिनियम 1858 पर हस्ताक्षर कब हुए? तो हम बताएंगे 2 अगस्त 1858 को। किसने किए? महारानी विक्टोरिया ने। दूसरी बात कि ये भारत सरकार अधिनियम 1858 है, इसकी घोषणा कब की गई? तो ये 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की गई, ठीक है। घोषणा करने वाला लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था और पहला वायसराय बना। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब ये लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय बना और इसने कर दी घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1858 की।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत क्या चीजें हुई, क्या वार्तालाप हुई, देखो कि एक तो यहां पर पहले चलता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक चलता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों को कर दिया इन्होंने समाप्त, इनको कर दिया समाप्त। क्यों? क्योंकि अब जो है हमारे प्रशासन है वो ब्रिटिश क्राउन का है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था। यानी कि अब भारत की शासन सत्ता है वो सीधी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। जैसे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनको समाप्त करके और सीधा महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में शासन व्यवस्था को ले लिया। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। एक गवर्नर जनरल वाला जो पद था उसको वायसराय का पद बना दिया गया। तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। तो ये चीजें दोस्त याद रखनी है। फिर इसमें एक और व्यवस्था की गई कि भारत का राज्य सचिव एक पद बना दिया गया, एक नया पद सर्जित कर दिया गया, भारत का राज्य सचिव। ये व्यवस्था 1858 के अधिनियम में हुई। भारत शासन, भारत का राज्य सचिव है ना। तो ये पहला जो भारत सचिव बना, भारत का राज्य सचिव बना, वो था सर चार्ल्स वुड। प्रथम भारत राज्य सचिव यानी कि भारत सचिव किसको बनाया गया? सर चार्ल्स वुड को। ठीक है, अब ये सर चार्ल्स वुड को जो भारत सचिव बनाया गया था यही भारत परिषद का अध्यक्ष बना। इसी को भारत परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। अब अगर देखें तो इस अधिनियम के तहत एक और व्यवस्था की गई कि भारतीय जो थे ना, भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस भारतीयों के अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। किसके द्वारा? शिक्षित वर्ग द्वारा। इन्होंने कह दिया कि ये अधिनियम है ये मैग्ना कार्टा की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो था ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहला अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1858। घोषणा किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को, जो कि प्रथम वायसराय बना, क्योंकि इस समय वायसराय का पद है वो सर्जित कर लिया गया था। एक भारत का राज्य सचिव का पद सर्जित कर लिया गया था। पहला भारत सचिव बना सर चार्ल्स वुड और उसी को भारत परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। और इस अधिनियम को इलाहाबाद घोषणा कहा जाता है क्योंकि इसकी घोषणा जो है वो जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहां की गई थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ही इसकी घोषणा हुई थी, इलाहाबाद। इसलिए इसको इलाहाबाद घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था 1858 का अधिनियम। और उसके बाद में एक अधिनियम 61 में भी आता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होकर के ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भारत परिषद अधिनियम 1919। हम जो बातें करेंगे वो परीक्षा उपयोगी बातें होगी, यानी कि कहां से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, उससे संबंधित बात करेंगे। तो एक अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम 1909। देखो याद क्या रखना है, इनकी सेशन याद रखनी, सत्र याद रखना। भारत सरकार अधिनियम चल रहा है, आगे भी ठीक है, लेकिन ये 58 में, उसके बाद में 9 वाला याद रखना, बीच में 61 वाला उसको कोई चर्चा नहीं करना। तो भारत परिषद अधिनियम 1909। इस समय भारत का सचिव कौन था? मार्ले। कौन था? मार्ले। और वायसराय कौन था? मिंटो। देखो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लेकिन 1909 में वायसराय बना दिया गया मिंटो को। इसलिए यहां पर बाल सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो है, इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम या सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसका मतलब कोई सुधार होगा। और सुधार क्या हुआ कि भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। यहां पर क्या किया गया? पहला सुधार, भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली को लागू कर दिया गया और यह लागू करने वाला था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं अगली कि यहां पर एक सुधार हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दी गई और इसी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली भी इसी के तहत, यानी कि इसके तहत पृथक
निर्वाचन प्रणाली। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। चलो ठीक है, ये बातें हो गई इसमें, ठीक है। लेकिन ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उसका जनक किसे क्या माना जाता है? मिंटो को। अगर प्रश्न बनता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक किसे बताया गया, तो मिंटो को उसका जनक बताया गया। अब सबसे पहले भारतीयों को भारत परिषद और वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें हिस्सा बनाया गया। यानी कि 1909 के अधिनियम के तहत भारत परिषद और वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, इसमें भारतीयों की हिस्सेदारी निश्चित की गई। यानी कि भारतीय लोग हैं वो भी इसमें हिस्सेदार होंगे, इससे पहले ये नहीं था। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसका जो पहला सदस्य बनाया गया, पहला सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया, और वो भी बनाया गया विधि सदस्य, ठीक है। तो इस 1909 के अंदर कौन कौन से सुधार हुए? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, उसके तहत पहली बार विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू कर दी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों को प्रत्येक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, जिसका जनक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसका दे दिया गया, जनक दिया बताया गया मिंटो को। और पहली बार भारतीयों को भारतीय परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी में हिस्सा बनने का अधिकार दे दिया गया। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसका पहला सदस्य है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बताया गया। हाँ, तो इस स्लाइड को आप देख रहे हो, इससे पहले की जो स्लाइड थी उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक 1858 का अधिनियम और एक 1909 का अधिनियम। अब हम तीसरे अधिनियम की बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। देखो, इस समय भारत का सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू, और वायसराय था चेम्सफोर्ड। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संविधान सुधार अधिनियम बोला गया। यानी कि संवैधानिक सुधारों के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम नाम दे दिया गया, ठीक है। और ये क्यों बना, इससे पहले की अगर बात बताएं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, एक घोषणा कर दी कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। किसकी? एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। और इसकी घोषणा इन्होंने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी। सिर्फ घोषणा हुई थी, कब? 20 अगस्त 1917 को। और ये घोषणा कर दी तो एक कमेटी बनाई, मॉन्टेग्यू जो था ना उसको, मॉन्टेग्यू ने इस पर एक रिपोर्ट बनानी थी। और ये रिपोर्ट जो बनाई, और रिपोर्ट को जुलाई 1918 के अंदर प्रकाशित कर दिया गया। ये प्रकाशित हुई थी जुलाई 1918 प्रकाशित, ठीक है। जुलाई 1918 को ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और ये रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई, ये रिपोर्ट ही भारत सरकार अधिनियम 1919 की पृष्ठभूमि बने। यानी कि ये आधार बना इसका, और एक अधिनियम बन गया। और ये कब बना अधिनियम? ये बनकर 23 दिसंबर 1919 को तैयार हुआ। ये अधिनियम 23 दिसंबर 1919 को तैयार हुआ और लागू कर दिया 1921 के अंदर। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कब लागू किया गया? 1921 में लागू किया गया। ये बनकर कब तैयार हुआ? 23 दिसंबर 1919 को। इसके लिए जो रिपोर्ट बनाई गई थी, है ना, वो बनाई गई थी, प्रकाशित हुई थी जुलाई 1918, ठीक है। इस अधिनियम के तहत उद्देशिका थी, धाराएं थी 47 और 2 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। यानी कि ये अधिनियम है, इसमें एक तो उद्देशिका तैयार की गई, ठीक है, कुछ धाराएं इसके अंदर शामिल की गई, वो 47 है, और 2 अनुसूचियां इसके अंदर शामिल की गई, ठीक है। लेकिन इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? डेविड लॉयड। डेविड लॉयड, यानी कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत सरकार अधिनियम 1919 के समय डेविड लॉयड था, जो कि उदार दल का नेता था। यानी कि उदार दल की जो पार्टी थी वहां की, उसका सदस्य था। और इस समय सम्राट वहां का ब्रिटेन का जॉर्ज पंचम जो था, वो उस समय सम्राट हुआ करता था। इस जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके तहत कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई और ये कौन कौन से प्रावधान थे, इन प्रावधानों की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि उत्तरदायी शासन की घोषणा कर देंगे। तो पहली बार इस अधिनियम के तहत ही उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ था, पहली बार। तो उत्तरदायी शासन
शब्द का प्रयोग पहली बार किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें प्रावधान की, तो भारत सचिव का जो खर्च था ना, भारत सचिव का खर्च वो ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना तय हो गया कि भारत सचिव का जो भी खर्च होगा वो ब्रिटिश राजस्व से ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी। ठीक है, फिर एक हाई कमिश्नर का पद है वो सृजित कर दिया गया, यानी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। और ये हाई कमिश्नर कौन होता था? ये भारत सचिव जो बना था उसका सहायक के रूप में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। दूसरा प्रावधान ये हो गया। फिर एक जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई थी, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को थोड़ा सा विस्तार कर दिया, विस्तृत कर दिया, यानी कि पहले मुसलमानों के लिए थी, अब अन्य के लिए भी, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका कर दिया विस्तार इस अधिनियम के तहत। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो प्रांतों के अंदर द्वैक शासन प्रणाली लागू कर दी। कौन सी शासन प्रणाली? द्वैक शासन प्रणाली। यानी कि यहां से प्रश्न बनता है कि प्रांतों में द्वैक शासन प्रणाली कब लागू की गई है, किस अधिनियम के तहत लागू की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। इतना याद रखना है। प्रांतों में द्वैक शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ओके, अब बात करते हैं कि प्रांतों में द्वैक शासन प्रणाली लागू कर दी तो केंद्र का क्या करे? तो केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी, यानी कि विधायिका है उसमें 2 सदन होंगे। कितने सदन? विधायिका में कितने सदन होंगे? 2 सदन। देखो, प्रांतों में तो द्वैक शासन प्रणाली स्थापित कर दी, और केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में विधायिका को 2 भागों में बांट दिया, 2 सदन बना दिया उसका। एक सदन जो कि बना राज्य परिषद और दूसरा सदन बना वो विधानसभा था। दूसरा सदन विधानसभा। तो राज्य परिषद जो है वो बड़ा सदन है, यानी कि उच्च सदन बोलते हैं इसको। तो उच्च सदन कौन सा? राज्य परिषद। और विधानसभा जो है वो बन गया निम्न सदन। 2 भागों में विभाजित कर दिया विधायिका को। अब राज्य परिषद जो है उसमें सदस्य 60। कितने सदस्य? 60। धारा 18(1) इसके तहत कितने सदस्य? 60 सदस्य शामिल होंगे। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 18(1) के तहत राज्य परिषद के अंदर कितने सदस्य होंगे? 60 सदस्य होंगे। लेकिन ये 60 सदस्य जो हैं वो 60 सदस्य जो हैं उनको भी 2 भागों में बांट दिया। कुछ तो होंगे निर्वाचित और कुछ होंगे मनोनीत। कुछ सदस्य तो निर्वाचित होंगे और कुछ सदस्य हैं उनका होगा मनोनीत होंगे। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या यहाँ पर 33 रखी गई और जो मनोनीत है उनको रखा गया 27। कई जगह 33 की जगह 34 और 27 की जगह 26 भी मिलता है। ठीक है, तो 33 निर्वाचित सदस्य, 27 मनोनीत सदस्य। लेकिन ये सदस्य कितने समय तक काम करेंगे? तो इनका कार्यकाल निश्चित कर दिया गया 5 वर्ष, यानी कि हर 5 वर्ष बाद में इसका की जो सदस्यता है वो दूसरे सदस्य बनेंगे। अब बात करते हैं दूसरी पार्ट की, विधानसभा की। विधानसभा को निम्न सदन बताया गया। विधानसभा को निम्न सदन बताया गया धारा 19 के तहत। धारा 19 के तहत इसमें 145 सदस्य होंगे। कितने सदस्य? विधानसभा में कितने? 145। राज्यसभा में, राज्य परिषद में कितने? 60। तो विधानसभा में 145 सदस्य होंगे। इनको भी 2 भागों में बांट दिया। एक था निर्वाचित सदस्य, दूसरा था मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 तय कर दी कि 104 सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे और जो बाकी बच गए है ना वो हो जाएंगे मनोनीत। लेकिन इनका क्या कार्यकाल रहेगा? तो इनका कार्यकाल उन्होंने कर दिया 3 वर्ष। यदि 3 वर्ष तक कार्य करेगी उसके बाद में आएगा अन्य। ठीक है, तो ये जो मैंने जो आपको बताएं कि ब्रिटिश क्राउन के तहत हमने पहले 1858 का पढ़ लिया, उसके बाद में 1909 का पढ़ लिया, अब 1919 का ये अधिनियम है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसके बाद में कर लो इसको नोट डाउन। तो इस स्लाइड से पहले हमने 1919 का अधिनियम पढ़ा। अब जो अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत था उसका ये अंतिम अधिनियम होगा, सबसे विस्तृत अधिनियम होगा, सबसे बड़ा अधिनियम है ये और सबसे जटिल अधिनियम भी है। यानी कि बहुत बड़ा एक अधिनियम था जिसको भारतीय संविधान में भी इसका अधिकांश या बहुत सारे जो तथ्य हैं वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी बातें हैं वो पढ़ते हैं। ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935
भारत सरकार अधिनियम 1935। देखो ये अधिनियम जब गठित बनाया गया उससे पहले इस पर एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था और उस संयुक्त समिति का गठन किया गया तो उसका एक अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड लिनलिथगो के नाम हो, लॉर्ड या लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो को बताया कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो जिससे कि हम जो सुधार कर सके उससे संबंधित, और इन्होंने रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट आई 1934 के अंदर। रिपोर्ट कब आई? 1934 के अंदर। अब ये 34 में रिपोर्ट आई और अधिवेशन बन गया, तैयार हो गया 2 अगस्त 1935 को। 2 अगस्त 1935 ने अधिवेशन बन के हो गया तैयार। ओके, तो अधिवेशन बन गया, लेकिन अनुमति कब मिल सी? तो इसको अनुमति दी गई 4 अगस्त 1935 को। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की अनुमति 4 अगस्त 1935 को मिली और जो संयुक्त समिति था उसका अध्यक्ष था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, रिपोर्ट कब आई इससे संबंधित को ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अध्यक्ष के बारे में संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था ये जरूर पूछ लिया जाता है, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इस अधिनियम के तहत धाराएं, जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं, धाराएं या अनुच्छेद थे वो 321 धाराएं यानी कि 321 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां भी इसमें 10 थी और 14 भागों में विभाजित थी। 14 भाग, 10 अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद या धाराएं। तो एक बहुत विस्तृत था ये अधिनियम। ठीक है, जब ये अधिनियम लागू हुआ या पारित हुआ उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? स्टैनली बाल्डविन। कौन था? स्टैनली बाल्डविन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन था और उस समय सम्राट वही रहेगा। जॉर्ज पंचम सम्राट रोज रोज थोड़ी बदलते हैं, सम्राट तो रोज रोज नहीं बदलते, प्रधानमंत्री बदल सकता है लेकिन सम्राट तो वही रहेगा। इस समय भी 1919 में जो था जॉर्ज पंचम वो अब भी है, 1935 में जॉर्ज पंचम। गवर्नर जनरल है वो विलिंगटन था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? विलिंगटन था। ठीक है, ओके। अब इस जो अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए उन प्रावधानों की बात करते हैं। तो एक तो गवर्नर जनरल जो था ना उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तभी गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? अब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आता है सारा कुछ, तो ब्रिटिश सरकार खुद करेगी, यानी कि ब्रिटिश सम्राट करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? वो ब्रिटिश सम्राट। अब भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी कि जो भारत जो है ना, संपूर्ण भारत, इसको एक संघ में गठित करेंगे, यानी कि एक संघ बनाएंगे इसका पूरा का पूरा, जिसको हम भारतीय संघ नाम देंगे। और भारतीय संघ जो नाम देंगे उसमें 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे, कितने प्रांत थे ब्रिटेन के? ब्रिटिश शासन के अधीन 11 प्रांत थे, उनको 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जगह बोल देना आप, चीफ कमिश्नरी प्रांत 6 थे और बाकी बच गई देसी रियासतें घड़ी 565 कर लग हुई है ना। अनुसारण जोड़ के और कोई एक भारतीय संघ बनाऊंगा, एक तो प्रावधान है, यानी कि अब भारत ने आजाद करने की खातिर तैयार रहा। अंग्रेज भी अंग्रेजा के नाक में दम आ गया अब तक, तो अब स्वतंत्रता देने के लिए तैयार है। दे तो क्या ले ली। ठीक है, तो भारतीय संघ की स्थापना को प्रावधान के अंदर आ गया। फिर केंद्र के अंदर द्वैध शासन की स्थापना कर दी। 1919 में पढ़ो, 1919 को अधिनियम पढ़ो, बी के अंदर के बताओ कि जो राज्य थे उनमें या प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। अब प्रांतों वालों को तो कर दिया निरस्त, उसको तो हटाओ, तो पता केंद्र के अंदर द्वैध शासन स्थापित कर दिया, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। तो प्रश्न यहां से यह बनता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 में। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया है, किस अधिनियम में समाप्त किया गया? तब भी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब केंद्र का हो गया, तो प्रांत जो थे उसका क्या होगा? तो प्रांतों में द्वैध शासन तो हटा दिया, लेकिन प्रांत स्वायत्त होंगे, तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता को भी लागू कर दिया गया और वो 1 अप्रैल 1937। ठीक है, ओके।
अब केंद्र और राज्य दो बन गए, केंद्र का अलग, प्रांत भी स्वायत्त हो गए तो प्रांतों का अलग। अब क्या करते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन कर दिया कि केंद्र का क्या काम होगा, राज्य का क्या काम होगा, तो उनका शक्तियों का बंटवारा कर दिया। और बंटवारे को भी 3 तरीके से किया। एक तो बना दी उन्होंने संघ सूची, संघ सूची में उन्होंने 59 विषय छोड़ दिए, 59 विषय शामिल कर दिए। कहते ये 59 विषय है ना, इन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, केंद्र सरकार है वो इस पर कानून बनाएगी। ठीक, अब प्रांतीय सूची, दूसरी थी प्रांतीय सूची। अब प्रांतीय सूची है तो उस पर कानून कौन बनाएगा, प्रांत, यानी कि उसमें दे दी 54 विषय, इस पर प्रांत खुद कानून बनाएंगे। फिर एक आ गई समवर्ती सूची, अब केंद्र को भी दे दी, प्रांतों को भी दे दी। फिर तीसरी सूची में 36 विषय शामिल है, और इन 36 विषयों पर कौन कानून बनाएगा, तो ये अधिकार केंद्र और प्रांत दोनों को दे दिया। यानी कि इसमें केंद्र और प्रांत दोनों के लिए थे 36 विषय, ये दोनों ही इसमें कानून बना सकते हैं। अब संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी दिल्ली के अंदर, इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी दिल्ली के अंदर, और 1 अक्टूबर 1937 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। जब न्यायालय की स्थापना कर दी तो न्यायाधीश भी होंगे, तो न्यायाधीश होंगे तो उन्होंने कह दिया कि 1+6 और वो भी अधिकतम 1+6 और वो भी अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा 7 ही उसके न्यायालय में, यानी कि 1 तो मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश, अधिकतम 6, ज्यादा नहीं। 1 तो मुख्य है ही है, जब मुख्य है तो कोई तो बनाए हो तो बनाए हो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना दिया सर मॉरिस गवेयर। सर मॉरिस गवेयर को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया दिल्ली संघीय न्यायालय का, जिसने 1 अक्टूबर 1937 को काम शुरू किया, जिसमें 1+6 वाला नियम, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अधिकतम अन्य न्यायाधीश। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें से देखो ये जो चीजें है ना, संघ सूची, प्रांतीय सूची, जिसको राज्य सूची कह सकते हैं, समवर्ती सूची, ये भारतीय संविधान में आज भी शामिल है ना। भारत राज्यों का संघ है, ये बात भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये न्यायालय वगैरह इसमें शामिल है, तो ये मुख्य न्यायाधीश कितने होंगे, कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं वो भारत के वर्तमान संविधान में शामिल की गई हैं। तो भारत के का जो वर्तमान संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, इसलिए ये संविधान, ये जो अधिनियम है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें पहले हमने पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था वो उसकी एक क्लास अलग हो गई, ठीक है। उसके बाद में आज की जो क्लास थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत था उसके बारे में, उसमें हमने 1858 का अधिनियम पढ़ लिया, 1909 का अधिनियम पढ़ लिया, 1919 का अधिनियम पढ़ा और 1935 का अधिनियम पढ़ा। ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इन चारों की बात की हमने। इसके अलावा जो अधिनियम थे उसमें इतना ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, और इन सब में महत्वपूर्ण हो जाता है 1935 का अधिनियम। 19 में अपने को याद रखना कि प्रांतों में द्विक शासन प्रणाली लागू थी, जो कि ये 19 के अंदर, और जो केंद्र के अंदर द्विक शासन प्रणाली 1935 में लागू कर दी, प्रांतों वाला खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये था अपना भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ठीक है। अब होती है विकास यात्रा समाप्त, और अब आगे की जो क्लास आएगी तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित होगी, और भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित होगी तो हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन की और उसकी प्रमुख समितियों की, और भारतीय संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया क्या रही उसकी बात करेंगे। और उसके बाद में हम अलग अलग जो भारतीय संविधान है उसमें क्या क्या अनुच्छेद, कौन कौन सी अनुसूचियां, कितने भाग, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए इंतजार करो, और अगला वीडियो जब भी आएगा, अगली क्लास जो होगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब मेरा जो ये प्रयास था आप तक भारतीय संविधान की विकास यात्रा को पहुंचाने का, ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसके लिए आप अपने जो भी मत हैं वो कमेंट में लिख करके भेजो, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, और भी ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।